हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के अंदर जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, वो सब्जेक्ट के अंदर मॉड्यूल नंबर 10 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लैक मनी एक्ट 2015। और ये टॉपिक के ऊपर हमेशा एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, एंड ऑल्सो 7 मार्क्स तक का शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है एग्जाम में, राइट। ब्लैक मनी एक्ट बहुत छोटा टॉपिक है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने यहाँ पर ब्लैक मनी एक्ट के ऊपर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो सब ऐड किया हूँ। एंड ब्लैक मनी एक्ट के रिगार्डिंग जो जो एमसीक्यू है वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, सो दैट कि फुल टू फुल रिवीजन हो सके फॉर दिसंबर 2025 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। सो लेट्स डिस्कस ब्लैक मनी एक्ट होता क्या है। सी, चार्जेबिलिटी अंडर द ब्लैक मनी एक्ट ऑन डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। आरसीसी के पास कुछ फॉरेन इनकम है एंड एसेट्स है, जो इनकम को आरसीसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, उसको कहते हैं ब्लैक मनी। और ये ब्लैक मनी 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था टू टारगेट ऑन डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स held by residents of India, and it aims to ensure transparency, flexibility regarding assets and income outside India. And the act came into force on July 1st, 2015, following its introduction and receipt of the President accent in May 2015. ओके, राइट। सो ब्लैक मनी एक्ट का जो टैक्स है वो है 30%। ये लीव होता है ऑन डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। और एसेट्स कौन होते हैं? ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स ऑन डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, and this includes a resident or those who may be considered assets in default under the act. previous year हमको पता है refers to the period immediately preceding the assessment year, which can vary depending on the nature of the business or source of income. और undisclosed foreign asset क्या है? undisclosed foreign asset के अंदर include होते हैं assets जो कि आरसीसी ने हेल्ड किया है आउटसाइड इंडिया में, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट वेयर द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैनॉट बी सैटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन, राइट। आरसीसी के पास कुछ इनकम है, एसेट्स है आउटसाइड इंडिया, और जिसमें इंक्लूड है फाइनेंशियल इंटरेस्ट वेयर द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैनॉट बी सैटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन। जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है एसएससी के पास, सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है एसएससी के पास, वो सब इनकम को कहा जाता है ऑन डिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स या फिर ऑन डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम, राइट। सो स्कोप ऑफ ऑन डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। ऑन डिस्क्लोज्ड इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम ए फॉरेन सोर्स दैट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और फ्रॉम ए सोर्स दैट रिक्वायर्ड ए रिटर्न बट वाज नॉट फाइल्ड। वेरी सिंपल, ऑन डिस्क्लोज्ड इनकम होता क्या है? सी, एसएससी के पास कुछ फॉरेन सोर्सेस ऑफ इनकम है दैट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। एसएससी ने रिटर्न सबमिट करने के टाइम वो ऑन डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम को मेंशन नहीं किया, मींस डिस्क्लोज नहीं किया टू अवॉइड टैक्सेस इन इंडिया, राइट। इंडिया में टैक्स को हाइड करने के लिए एसएससी ने जो फॉरेन सोर्सेस ऑफ इनकम है वो इनकम को
आईटीआर में इंक्लूड नहीं किया अंडर सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और फ्रॉम ए सोर्स दैट रिक्वायर्ड ए रिटर्न बट वाज नॉट फाइल, या फिर जो ऐसा कुछ इनकम सोर्स है जिसके वजह से आरसीसी को रिटर्न फाइल करना इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, लेकिन आरसीसी ने फाइल नहीं किया है, तो वो इन दैट केस उसको कहा जाएगा ऑन डिस्क्लोज्ड इनकम, ऑन डिस्क्लोज्ड इनकम। सिमिलरली ऑन डिस्क्लोज्ड एसेट्स क्या है? सी, एनी एसेट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, एनी एसेट हेल्ड outside India that does not have an adequate explanation for the source of investment, right? Undisclosed asset क्या है? Very simple, any asset जो कि outside India में held हुआ है आरसीसी का, and that does not have an adequate explanation for the source of investment, जिसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन आरसीसी के पास है ही नहीं, वो इनकम, वो एसेट को कहा जाएगा ऑन डिस्क्लोज्ड एसेट, राइट? ऑन डिस्क्लोज्ड इनकम, जो इनकम फॉरेन सोर्सेस ऑफ इनकम है, जो इनकम को आरसीसी ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है आईटीआर फाइल के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ऑन डिस्क्लोज्ड एसेट क्या है? Means any asset held outside India that does not have an adequate explanation for the source of investment. Now, computation of undisclosed foreign income and assets. See, ये जो undisclosed foreign income and assets है, वहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब जो 30% का जो टैक्स रेट है वो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, नो डिडक्शन और सेट ऑफ फॉर एक्सपेंडिचर और लॉस विल बी अलाउ, तो वहां पर कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। स्ट्रिक्टली पूरा ऑन डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम के ऊपर 30% टैक्स कैलकुलेट होता है, एंड एडजस्टमेंट फॉर प्रीवियसली असेस्ड इनकम। If a portion of the undisclosed asset has been purchased from previous assessed income, then that amount will be deducted from the value of the asset, right? ये हो सकता है adjustment for previously assessed income, मतलब if a portion of the undisclosed asset has been purchased from previously assessed income, से वो इनकम को डिडक्ट किया जाएगा, that will be deducted from the value of the asset. For example, if a house acquired in 2009 for 50 lakh has 20 lakh of income assessed to tax in 2021 and the assets value is 1 crore, then the taxable value will be reduced based on the proportion of assessed income. Okay, now tax authorities and jurisdiction. Income tax authorities under the Income Tax Act are responsible for enforcing the Black Money Act. Income tax authorities under the Income Tax Act are responsible for enforcing the Black Money Act. इसके ऊपर MCQ आ सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ही इम्पोज कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं ब्लैक मनी एक्ट, तो इसके ऊपर MCQ आ सकता है। And authorities will have jurisdiction over the person's location or place of business in case of non-assessable income. And assessment कैसे किया जाता है ब्लैक मनी एक्ट का? See, the assessing officer can issue a notice to produce documents or evidence for verification of foreign income and assets. Assessing officer मतलब AO, AO क्या करेगा? आरसीसी को एक नोटिस सेंड करेगा to produce a different type of documents or evidence for verification of such foreign income and assets, and no separate return is required under the Black Money Act. ब्लैक मनी एक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक सेपरेट रिटर्न नहीं है, जो रेगुलर इनकम जो आईटीआर है, जैसे कि आईटीआर 1, 2, 3, 4 जो है वही आईटीआर के अंदर अकॉर्डिंग टू मतलब नेचर वहाँ पर मेंशन करना है।
and the tax authority can issue notice at any time based on available information. Right. Appeals and rectifications. Appeals can be filed against the assessing officer's order similar to provisions under the Income Tax Act, and the tax authority has the discretion to rectify errors or amend any assessments under specified sections. Right. Appeal हो सकता है against the assessing officer order similar to provisions under the Income Tax Act. Income Tax Act के अकॉर्डिंग एसएससी चाहे तो अपील कर सकता है against assessing officer's order, but that to be similar to provisions under the Income Tax Act के according, and the tax authority has the discretion to rectify errors or amend assessments under specified sections. तो टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है, डिस्क्रिशन पावर है टू रेक्टिफाई एरर्स और अमेंड असेसमेंट्स अंडर द स्पेसिफाइड सेक्शंस. राइट. ऑफ लाइबिलिटीज क्या है? मैनेजर्स ऑफ ए कंपनी और पार्टिसिपेंट्स इन एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी may be jointly and severally liable for any dues under the act if the company or body fails to pay. Now, penalties and prosecutions. Right. So, penalties for non-compliance can be severe. अगर एसएससी ने कंप्लाई नहीं किया तो जो पेनल्टी है वो सीवियर हो सकता है, जैसे कि फेलियर टू डिस्क्लोज इनकम और एसेट. अगर एसएससी ने डिस्क्लोज करने में फेलियर हुआ इनकम और एसेट्स, देन पेनल्टी अप टू 300% ऑफ द टैक्स. Penalty up to 300% of the tax is due applicable on section 41. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. राइट. Failure to disclose income or asset, a penalty of up to 300% of the tax due is applicable under section 41. And failure to furnish return or disclose assets, then वहाँ पर a penalty of ₹10 lakh is imposed under section 42 and 43. अगर एसएससी ने डिस्क्लोज नहीं कर पाया एसेट्स या फिर रिटर्न फर्निश नहीं कर पाया तो वहाँ पर पेनल्टी अप टू 10 लाख इम्पोज हो सकता है अंडर सेक्शन 42 एंड 43 में. देन प्रोसिक्यूशन क्या हो सकता है? ऑफेंडर्स जो है, ऑफेंडर्स कैन फेस इम्प्रिजनमेंट रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 10 years डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिफॉल्ट. राइट. प्रोसिक्यूशन हो सकता है रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 10 years डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिफॉल्ट. ओके. द ब्लैक मनी एक्ट एम्स टू curtail illegal foreign assets held by Indian residents and increase compliance through stringent penalties and an efficient legal framework. Okay, तो इतना ही ब्लैक मनी एक्ट के ऊपर. एंड और ब्लैक मनी एक्ट का कुछ MCQs भी है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज who is considered an assessee under the Black Money Act on disclosed foreign income and assets and imposition of tax act 2015. तो वहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द एबव. मीन्स ए पर्सन हु इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, ये भी होगा. ए पर्सन हु इज ए नॉन रेसिडेंट, ये भी ऐड होगा. एंड ए पर्सन हु इज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, तो ऑल ऑफ द एबव होगा. Right. Now, what is the rate of tax charged under the Black Money Act? ये तो हमको पता है, फ्लैट रेट ऑफ 30% चार्ज होता है इनकम के ऊपर. एंड अंडर द ब्लैक मनी एक्ट 2015, what is the definition of undisclosed foreign income and assets? तो इनकम फ्रॉम सोर्स located outside India and the value of an undisclosed asset located outside India, इसको ही कहते हैं undisclosed
foreign income and asset. What does on disclosed asset mean under the Black Money Act? तो on disclosed asset क्या है? An asset जो कि located है outside India where the source of investment is unexplained or unsatisfactory. Right? जो asset outside India के अंदर है जिसका source of investment explain नहीं किया है एसएससी के द्वारा और एसएससी ने जो एक्सप्लेन दिया है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, राइट? तो उसको कहते हैं ऑन डिस्क्लोज्ड एसेट अंडर ब्लैक मनी एक्ट. Which section of the Black Money Act deals with the computation of total undisclosed foreign income and assets? तो जो राइट सेक्शन है वो है सेक्शन 5. Section 5 deals with the computation of total undisclosed foreign income and assets. ये भी important है. Then question number 6. What happens if an individual fails to disclose फॉरेन इनकम एंड एसेट्स अंडर द ब्लैक मनी एक्ट? तो हमको पता है वहां पर पेनल्टी जो है वो 3 times ऑफ टैक्स लग जाएगा. पेनल्टी ऑफ 300% ऑफ द टैक्स पेएबल, राइट? तो राइट आंसर होगा पेनल्टी ऑफ 300% ऑफ द टैक्स पेएबल. अगर इंडिविजुअल ने फॉरेन इनकम एंड एसेट को डिस्क्लोज करने में फेल हुआ तो ब्लैक मनी एक्ट के अकॉर्डिंग पेनल्टी अप टू 300% ऑफ द टैक्स पेएबल लग सकता है. Which section of the Black Money Act gives the penalty for failing to disclose foreign income and assets? तो करेक्ट सेक्शन है सेक्शन 41 के अंदर इंक्लूड हुआ है पेनल्टी फॉर फेलिंग टू डिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स. Question number 8. Who is liable for payment of tax under the Black Money Act in case of an unincorporated body? तो वहां पर राइट आंसर होगा द पार्टनर और पार्टिसिपेंट इन द बॉडी. द पार्टनर और पार्टिसिपेंट इन द बॉडी liable for payment of tax under the Black Money Act in case of an unincorporated body. Question number 9. What is the maximum penalty for failing to furnish the return of income before the expiry of the relevant assessment year under the Black Money Act? तो राइट आंसर होगा 10 लाख. ये भी हम पढ़ कर आए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. Right. Next, question number 10. In case of undisclosed assets located outside India, how is the value of the asset fixed? तो वहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के थ्रू नहीं होगा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट के थ्रू नहीं होगा, डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ द एसएससी नहीं होगा. ये होगा बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी जिसको शॉर्ट में कहते हैं एफएमवी. तो फेयर मार्केट वैल्यू के बेस के अंदर एसेट को फिक्स्ड किया जाएगा, राइट? तो ये था एमसीक्यू ब्लैक मनी एक्ट के रिगार्डिंग. मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ. ये सब इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और ये है ब्लैक मनी एक्ट जो कि मैंने डिस्कस किया और बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको इस टॉपिक को एटलीस्ट 2 to 3 times अच्छे से रीड करके जाना है सो दैट कि इसमें मतलब MCQ और अगर शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आए तो हम एग्जाम में इजीली
लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।